रतन टाटा के जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा था कि इतने बड़े टाटा ग्रुप को कौन संभालेगा, क्योंकि रतन टाटा पिछले 3-4 दशक से टाटा ग्रुप की कमान संभाले हुए थे। टाटा ग्रुप में किसी के लिए भी रतन टाटा की जगह लेना आसान नहीं। रतन टाटा ने खुद के रहते हुए अपना कोई उत्तराधिकारी भी घोषित नहीं किया था। ऐसे में बड़ा सस्पेंस था कि टाटा ग्रुप की कमान संभालेगा कौन। यह सस्पेंस आज खत्म हो गया, क्योंकि रतन टाटा की अंतिम विदाई के साथ साथ टाटा ग्रुप के नए वारिस का नाम भी आज तय हो गया। टाटा ग्रुप में कोई बड़ा फैसला टाटा ट्रस्ट लेता है, जो पूरे टाटा ग्रुप को कंट्रोल करता है। टाटा ट्रस्ट की आज मुंबई में एक मीटिंग हुई और इसमें रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन चुन लिया गया। दरअसल नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट में सबसे अहम सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट का भी चेयरमैन बनाया गया। इससे पहले नोएल टाटा इन दोनों ट्रस्ट में बतौर ट्रस्टी शामिल थे। नोएल टाटा सर रतन टाटा ट्रस्ट के छठे, जबकि सर दोराबजी ट्रस्ट के 11वें चेयरमैन बने। नोएल टाटा पिछले कुछ सालों से टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड के चेयरमैन भी हैं। टाटा ग्रुप से उनका नाता करीब 4 दशक पुराना है। नोएल टाटा टाटा ग्रुप की कंपनियों ट्रेंट, वोल्टास और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी। इसके अलावा वो टाटा स्टील और टाइटन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इससे पहले साल 2012 में नोएल टाटा को टाटा सन्स के चेयरमैन के लिए भी चुना गया, लेकिन बाद में यह पद साइरस मिस्त्री को दे दिया गया, जिसके बाद नोएल टाटा और रतन टाटा के रिश्तों में खटास आने की बात भी कही गई। हालांकि पिछले कुछ समय से उनके बीच सुलह हो चुकी थी और कल रतन टाटा के निधन के बाद नोएल टाटा भी उनकी अंतिम विदाई में पूरे समय मौजूद रहे। नोएल टाटा ने कहा कि वो रतन टाटा के दिखाए रास्ते पर ही चलेंगे और टाटा ग्रुप पहले की ही तरह जरूरतमंदों की मदद और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित रहेगा। नोएल टाटा की टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों में पहुंचाने में अहम भूमिका भी रही। इसके लिए आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट का चेयरमैन बनने से पहले नोएल टाटा ने साल 2010 से 2021 के बीच टाटा इंटरनेशनल की जिम्मेदारी संभाली। इन 10 सालों में कंपनी का रेवेन्यू 4,204 करोड़ से बढ़कर 25,227 करोड़ रुपए पे पहुंच गया। साल 2014 से नोएल टाटा ट्रेंट के चेयरमैन बने। उनकी अगुवाई में ट्रेंट के शेयर्स में 6,000% से ज्यादा का उछाल आ चुका है। 6,000%। ट्रेंट कंपनी का साल 1998 में सिर्फ एक रिटेल स्टोर होता था। आज पूरे भारत में ट्रेंट के 700 से ज्यादा स्टोर्स हो चुके हैं और आज नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन चुने जाने के बाद ट्रेंट के शेयर में 3% से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया। इस वक्त टाटा ग्रुप की पेरेंट कंपनी टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, जो टाटा परिवार से नहीं आते, लेकिन टाटा सन्स से भी ऊपर टाटा ग्रुप में टाटा ट्रस्ट होता है, जिसकी कमान टाटा परिवार के सदस्य ही संभालते रहे। निधन से पहले रतन टाटा ही टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन थे। टाटा सन्स में टाटा ट्रस्ट की क्या अहमियत है, आपको इसे समझना चाहिए। दरअसल टाटा ट्रस्ट की टाटा सन्स में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, जो करीब 66% है। इसके अलावा टाटा ग्रुप में मिस्त्री परिवार की 18.4% हिस्सेदारी। टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियों की टाटा सन्स में करीब 13% हिस्सेदारी, जबकि रतन टाटा, जिमी टाटा और परिवार के दूसरे लोगों की टाटा सन्स में मात्र 3% की हिस्सेदारी। टाटा ग्रुप में जो टाटा ट्रस्ट एक तरह से सर्वे सर्वा है, उसके इतिहास और काम की डिटेल भी आपको बताता हूं। टाटा ट्रस्ट का गठन साल 1891 में किया गया था। टाटा ट्रस्ट टाटा समूह के अलग अलग 14 पब्लिक ट्रस्ट का एक ग्रुप है, जिनमें 2 प्रमुख ट्रस्ट हैं, एक सर रतन टाटा ट्रस्ट और दूसरा सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट। इन दोनों ट्रस्ट के पास कुल मिलाकर टाटा सन्स की करीब 52% हिस्सेदारी है। यह ट्रस्ट एजुकेशन, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, रूरल लाइवलीहुड और सैनिटेशन के अलावा आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ देश में गरीबी दूर करने जैसे दूसरे पब्लिक वेलफेयर के काम करते हैं। इस तरह के कामों के लिए ट्रस्ट के पास फंड की कमी ना हो, इसलिए इसे टाटा ग्रुप में सबसे बड़ी हिस्सेदारी दे दी गई। टाटा ट्रस्ट की जिम्मेदारी टाटा परिवार से जुड़े सदस्य के पास ही रहती है। और टाटा परिवार के मेंबर्स की बात करें तो रतन टाटा के बाद टाटा परिवार में उनके सौतेले भाई नोएल टाटा हैं, जिनकी उम्र करीब 67 साल है। इसके अलावा रतन टाटा के सगे भाई जिमी टाटा हैं, जो 83 साल के हो चुके हैं। जिमी टाटा भी कल रतन टाटा को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। और रतन टाटा की सौतेली मां सिमोन टाटा हैं, जिनकी उम्र 90 साल से ज्यादा है। सिमोन टाटा भी रतन टाटा को अंतिम विदाई देने पहुंची थी। इसके अलावा नोएल टाटा के 3 बच्चे ली टाटा, माया टाटा और नेविल टाटा हैं। टाटा ग्रुप में टाटा ट्रस्ट की कितनी अहमियत है और यह कितना पावरफुल है, इसके लिए आपको 2016 में टाटा ग्रुप में लिए गए एक बड़े फैसले का उदाहरण देता हूं।
साल 2016 में टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा थे। रतन टाटा को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से रिटायर हुए 4 साल हो चुके थे। उनके रिटायरमेंट के बाद साल 2012 में साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया था, जो रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा की पत्नी के भाई थे। साइरस मिस्त्री ने ग्रुप के कर्ज को कम करने के लिए जो फैसले लिए, उससे ग्रुप के कई डायरेक्टर सहमत नहीं थे। विवाद बढ़ने पर टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा ने 24 अक्टूबर 2016 को साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिया। इसके बाद कंपनी को संभालने के लिए रतन टाटा ने टाटा सन्स के अंतरिम चेयरमैन के तौर पर वापसी की और अगले 1 साल तक टाटा सन्स के अंतरिम चेयरमैन बने रहे। यह है टाटा ग्रुप में टाटा ट्रस्ट की ताकत, जिसकी जिम्मेदारी अब नोएल टाटा को सौंप दी गई। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले। सीएम योगी आदित्यनाथ 10 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि उपचुनाव में बीजेपी को फिर से झटका दिया जाए। इन सब के बीच आज लखनऊ में दिन भर बड़ा हंगामा मचा रहा। आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है, जेपी की। इसी मुद्दे पर अखिलेश और बीजेपी में ठन गई। जयप्रकाश नारायण समाजवाद के नायक हैं और राम मनोहर लोहिया की तरह ही समाजवाद के बड़े प्रतीक हैं। अखिलेश यादव का जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का कार्यक्रम था। अखिलेश जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में जाकर माला चढ़ाना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव को रोक दिया गया, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी भड़क गई और आज दिन भर इसी मुद्दे पर लखनऊ में भयंकर हंगामा मचा रहा। आप तस्वीरें देखिए वहां किस तरह से माहौल था। एक बार फुल फ्रेम दिखाइए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव की उतनी चर्चा नहीं हो रही। हर तरफ हरियाणा और जम्मू कश्मीर की बात हो रही थी। खुद समाजवादी पार्टी ने दोनों ही राज्यों में कोई खास प्रदर्शन नहीं किया, एक सीट भी नहीं जीत पाए। लेकिन आज अखिलेश यादव को मौका मिल गया और अखिलेश ने जयप्रकाश नारायण के नाम पर जमकर राजनीति की। और इसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने कल रात ही कर दी थी, जब अखिलेश यादव जयप्रकाश इंटरनेशनल सेंटर पहुंच गए थे। अखिलेश की प्लानिंग थी कि वो आज JPNIC जाकर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर फूल और माला अर्पित करेंगे। अखिलेश यादव ने कल रात से ही माहौल बनाना शुरू किया, वरना कोई वजह नहीं थी कि वो आधी रात JPNIC जाते। अखिलेश JPNIC पहुंचे तो उसे टीन शेड से कवर किया जा चुका था। वहां पर पेंटर भी था जो टीन शेड पर निर्माणाधीन लिख रहा था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टीन शेड पर ही समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लिख दिए। अखिलेश यादव ने रात में ही आरोप लगा दिया कि सरकार जेपी का सम्मान करने से रोक रही है। क्या सरकार इस सेंटर को बेचना चाहती है? सुनिए एक बार अखिलेश यादव को। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के हंगामे की और तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण की जयंती पर इतना बड़ा प्रदर्शन किया क्यों। समाजवादी पार्टी पिछले काफी समय से बैकफुट पर है। अखिलेश के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगे। अयोध्या में सपा नेता मोहित खान पर रेप का आरोप लगा। अयोध्या सांसद के बेटे पर किडनैपिंग का आरोप लगा। एसपी नेताओं का फेक करेंसी गैंग से कनेक्शन निकलने की बातें होने लगी। एसपी नेताओं पर गुंडई और दबंगई के आरोप लगे। यानी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव चौतरफा घिरते दिखते हैं। योगी सरकार भी समाजवादी नेताओं पर एक्शन ले रही है। बीजेपी पब्लिक में यह मैसेज दे रही है कि समाजवादी पार्टी के नेता इसी तरह से गुंडई करते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण की जयंती के रूप में मौका मिला। अखिलेश ने आधी रात से ही जेपी के सहारे अपनी पार्टी की छवि को साफ करने की कोशिश शुरू की। जयप्रकाश नारायण की जयंती से अच्छा मौका अखिलेश को मिल भी नहीं सकता था। यूपी में उपचुनाव भी होने वाले हैं और जनता में पॉजिटिव मैसेज देना था, पार्टी की इमेज ठीक करनी थी, और इस काम में अखिलेश की मदद लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कर दी। अखिलेश को JPNIC जाने से रोककर
अखिलेश को जयप्रकाश नारायण सेंटर जाने से रोकने के लिए भयंकर इंतजाम था। जेपीएनआईसी के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। अखिलेश के घर के बाहर भी तगड़ी बैरिकेडिंग कर दी गई। पुलिस का इतना डिप्लॉयमेंट किया गया जैसे पता नहीं क्या ही होने वाला है। अखिलेश यादव के घर के बाहर और जयप्रकाश सेंटर के पास दिन में क्या माहौल था, आप रिपोर्ट देखिए, आपको समझ में आएगा कि यूपी में क्या बवाल की पॉलिटिक्स चल रही है।